अच्छा, नेक्स्ट we have some examples of surfaces. Surfaces की डेफिनेशन आपने देखी, अब हम उसकी कुछ एग्जांपल्स करेंगे। बिल्कुल सबसे जो सिंपल फॉर्म है, जैसे सब सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द कर्व इज अ स्ट्रेट लाइन। कर्व्स में आपको मैंने बोला था सिंपलेस्ट कर्व इज अ स्ट्रेट लाइन। इसी तरह सिंपलेस्ट सरफेस इज अ प्लेन। प्लेन, पूरा प्लेन, एक्स वाई प्लेन या वाई जेड प्लेन, कोई भी प्लेन ले लें। इक्वेशन ऑफ कर्व किस तरह थी? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आपके पास इस तरह थी, अल्फा ऑफ टी, टी की जगह यू ले लें तो अल्फा ऑफ यू इज इक्वल टू ए यू प्लस बी। बी भी स्केलर फिक्स्ड है, ए भी फिक्स्ड है और यू पैरामीटर है। इतनी सी थी ना। अब मैंने आपको बताया कि इक्वेशन ऑफ प्लेन में, सरफेस की इक्वेशन में अल्फा या गैमा ऑफ यू वी दो पैरामीटर्स आएंगे, और पहले यू के साथ एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा, फिर वी के साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई होगा, और एक कांस्टेंट अकेला भी होना है। ठीक है, तो ये है इक्वेशन ऑफ प्लेन ए यू प्लस बी बी प्लस सी, वेयर ए बी सी आर कांस्टेंट वेक्टर्स, यू और वी आपके पैरामीटर्स हैं। ठीक है, ये आपकी हो गई इक्वेशन ऑफ प्लेन। एक और एग्जांपल क्या है? स्फीयर। स्फीयर आप बहुत आसानी से सरफेस ये वाली इमेजिन कर सकते हैं, एक बॉल उठाएं और बस वो स्फीयर, उसकी जो सरफेस है, दैट सरफेस इज नॉट अ प्लेन, वो राउंड सरफेस है, सिंपल सरफेस, वो स्फीयर है। स्फीयर की इक्वेशन वैसे 3 डायमेंशन में क्या होती है? ये वाली होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, वेयर ए इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर। ठीक है, फिर आप लोगों ने स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा हुआ है, सब बच्चों ने पढ़ा हुआ है। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट से स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? ए कॉस थीटा, ए तो रेडियस है, वो तो सबके साथ लग जाएगा। एक्स इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा कॉस फाई, वाई इज इक्वल टू कॉस थीटा साइन फाई, जेड इज इक्वल टू साइन फाई। ये वही स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स का जो फॉर्मूला है, वहां से हमने स्फीयर की इक्वेशन बना ली, एक्स वाई और जी, और तीनों के साथ लेफ्ट पे ए भी लगाएंगे, ए इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर। अब आप देखें इसका ए कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो ए कॉस थीटा कॉस फाई, वाई इज ए साइन कॉस थीटा साइन फाई, एंड जेड इज इक्वल टू ए साइन थीटा। इन सब के स्क्वायर्स लेके ऐड करें तो फिर आपको रिजल्ट में ए स्क्वायर ही मिलता है। यानी ये इस ऊपर वाली, ये वाली जो इक्वेशन है, ये वाली, इसको ये सेटिस्फाई कर रहे हैं। ये तीनों जो हमने इस कोऑर्डिनेट्स में बनाए हैं ना, थीटा और फाई हमने दो पैरामीटर्स कर दिए हैं, और जैसे आप स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में देखते हैं, थीटा और फाई जो हैं दो पैरामीटर्स, उनकी रेंज भी होती है, वही वाली रेंज यहाँ पे रखी है। थीटा की रेंज है -π/2 से लेकर π/2 तक, और फाई की रेंज है 0 to 2π। जो पहला पैरामीटर है थीटा, इसकी रेंज है हाफ सर्कल, -π से +π तक। ठीक है, ये याद रखें। दूसरा पैरामीटर है फाई, उसकी रेंज है फुल सर्कल 0 से 2π। इस तरह से इक्वेशन लिख सकते हैं। ये एक और इक्वेशन भी दी हुई है, एक्स थीटा फाई, ए कॉस थीटा साइन फाई, ए साइन थीटा साइन फाई और ए कॉस फाई। ठीक है, ये बनाई किसने है? ये किस तरह से बनाई है ये तो मैं आपको, अब मुझे याद कराइएगा, या आप कागज पे कहीं लिख के रख लें, वो वाले पॉइंट्स जो आप लोगों ने मुझसे क्लास में पूछने, मैं बोर्ड पे आपको प्रॉपरली सामने खड़े होकर बेहतर एक्सप्लेन कर पाऊंगी। ओके, ठीक है। ठीक है, ये एक साइड पे कहीं लिख के रख लेना, वो तमाम पॉइंट्स जो आपने मुझसे क्लास में डिस्कस करने हैं। ओके मैम। सही है, तो दो ये क्वेश्चंस हैं, दोनों बहुत फेमस हैं, दोनों यूज होती हैं। इक्वेशन ऑफ स्फीयर। अब बिल्कुल एलिप्सॉइड क्या है? एलिप्स का तो आपको पता है, एलिप्स की शक्ल को लंबा करके उसको रोटेट कर देना तो सरफेस बना लें, एलिप्सॉइड बन जाएगा। ठीक है, यानी कि एक कैप्सूल टाइप शेप बन जाएगी ना। सरफेस तो बिल्कुल राउंड होता है, किसी एक साइड से उसी स्फीयर को, स्फीयर तो राउंड होता है, स्फीयर को एक साइड से लंबा कर दें तो वो, उसका क्रॉस सेक्शन तो एलिप्स बनता है, तो वो एलिप्सॉइड बन जाएगा। एलिप्सॉइड की इक्वेशन भी आपको दी हुई है, और ये जो इक्वेशंस हैं एलिप्सॉइड की,
ये इक्वेशन है आपके ऊपर स्फीयर की, इनकी डेरिवेशंस आपकी कैलकुलस की बुक में मौजूद है। मैम कौन सी वाली बुक? कैलकुलस की जो बुक आपकी बुक है उसमें भी होंगी, रेक्टेंगुलर या स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, वहां पे कहीं देखना है आप। ठीक है मैम। अदरवाइज बीएससी की बुक में चैप्टर नंबर 8 है, बीएससी वाले स्टूडेंट्स ने चैप्टर नंबर 8 में ये पढ़े होंगे, या चैप्टर यस मैम। 7, चैप्टर 7 या 8 में होंगे। किस चैप्टर में? मेरा मैम ख्याल है चैप्टर 8 8 चैप्टर में में, है, 8.7 एक्सरसाइज मुझे याद पड़ता है जो। 8 में है मैम, 8 चैप्टर में है। हाँ जी, वहाँ रेक्टेंगुलर ये स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम भी है, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स भी दिए हुए हैं वहाँ, ये भी पूरा डिराइव करके बताया हुआ कि ये कैसे बने हैं। और उससे आगे जो सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन वाला कोई है एक्सरसाइज 8.13 से पहले है 11 या 12, वहाँ पे सरफेस ऑफ रेवोल्यूशन भी है कि आप एक एलिप्स ले लें और उसको किस तरह से रिवॉल्व करेंगे तो पूरा एलिप्सॉइड बन जाए। एक सर्कल ले लें और उसको किस तरह से आपने रिवॉल्व करना है पूरा कि वो स्फीयर बन जाए। अच्छा, सिलेंडर, सिलेंडर आपकी अगली एग्जांपल है। सिलेंडर इज अ सरफेस जनरेटेड बाय लाइन एल along a fixed direction as it moves parallel to itself। तो ये सरफेसेस किस तरह से बनती हैं हम ये क्लास में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। तो जैसे आपने ये जो सिलेंडर है, सिलेंडर की यहाँ ये क्वेश्चन दी हुई है, एक्स यू इज इक्वल टू, दोनों में से कोई एक जो है उसका फंक्शन बन जाएगा, u और v दोनों में से एक वेरिएबल का पूरा फंक्शन बन जाएगा और एक वेरिएबल के साथ एक कांस्टेंट वेक्टर सिर्फ मल्टीप्लाई हो रहा होगा। जो आपने ये देखें इक्वेशन, सिलेंडर आपने सिर्फ इस शक्ल का, ये जो फर्स्ट पे लिखा हुआ है सिर्फ इस शक्ल का आपने सिलेंडर इमेजिन किया हुआ है, पहले जिसको जानते हैं। इसमें क्या है, सिलेंडर में क्या होता है, ऊपर इसकी डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है कि सिलेंडर इज अ सरफेस व्हेन वन, कोई भी कर्व है आपका, अ कर्व इज मूव्ड अलोंग अ लाइन। यहाँ पे कर्व आपका बेस में देखें सर्कल है, ठीक है। ये गर्ल्स मेरा माउस ठीक काम नहीं कर रहा है, खराब हुआ हुआ है मेरा अपना माउस, तो ये बस जैसे भी आया गुजारा हो रहा है। बेस में देखें सर्कल है और हम एक स्ट्रेट लाइन सर्कल से बाहर, कर्व से बाहर ये वाली एक स्ट्रेट लाइन फिक्स कर लेते हैं लंबी सी, जितना लंबा हमने सिलेंडर बनाना है उतनी लंबी स्ट्रेट लाइन ले लें। तो अब ये जो बेस में सर्कल है, आप फर्ज कर लें यहाँ पे एक रिंग पड़ा हुआ है, कोई चूड़ी पड़ी हुई है, इसको इस लाइन के साथ साथ लेके ऊपर जाए तो वो जो नीचे पूरी सरफेस बनती जाती है वो सिलेंडर होगी। ये राइट सर्कुलर सिलेंडर है। और क्योंकि सर्कल आपका क्लोज्ड है तो ये सिलेंडर भी आपका क्लोज्ड है, ऐसा ही है ना। यस मैम। ये आपको चीज समझ आ गई कि बेस में एक कर्व है और उस कर्व के ऊपर हमने एक लाइन खड़ी की है, चाहे हम मर्जी है हमारी कि परपेंडिकुलर, बिल्कुल परपेंडिकुलर खड़ी करें या हम उसको टेढ़ा करके खड़ा करते हैं 30-45 के एंगल पे। परपेंडिकुलर खड़ी की है तो सिलेंडर भी सीधा ऊपर जाएगा। लाइन जो लाइन एल है वो जरा टेढ़ी होगी, सीधी नहीं होगी, बिल्कुल राइट वर्टिकल नहीं होगी, तो सिलेंडर भी आपका थोड़ा सा टिल्ट हुआ हुआ होगा। इसी तरह से बेस में अगर आपके पास पैराबोला है और उसके ऊपर एक लाइन, एक स्ट्रेट लाइन एल ले लें और लाइन की एल के अलोंग पैराबोला वाला जो कर्व है उसको सीधा ऊपर लेके जाएं, तो ये एक दीवार सी बन जाएगी। पैराबोला क्योंकि क्लोज्ड फिगर नहीं है तो ये सिलेंडर भी आपका क्लोज्ड नहीं होगा। ये एक साइड पे पैराबोलिक बना हुआ है, एक साइड पे ये हाइपरबोला के दो कर्व्स होते हैं। अगर जमीन के ऊपर आप एक हाइपरबोला बना लेना और फिर उसके ऊपर एक लाइन एल परपेंडिकुलर लेके उसके ऊपर सीधा ऊपर खड़ा करें, इस तरह का बन जाएगा, दो दीवारें एक दूसरे के बिल्कुल साथ साथ। एक पैराबोला होगा तो फिर ये वाली चीज बन जाएगी, ये बिल्कुल वॉल की तरह होगी। मैम जहाँ पे सरफेस सर्कल आएगी वो क्लोज्ड होगा, अदरवाइज ओपन होगा। हाँ जी, नीचे अगर इलिप्स होगा बेस में वो भी क्लोज्ड होता है, तो इलिप्टिकल सिलेंडर बन जाएगा। सही है। अब ये ठीक है देखें, ये ऊपर जितने भी 3 एग्जांपल्स हैं ये राइट सिलेंडर्स हैं, यानी इनके ऊपर जो कर्व के ऊपर लाइन हमने खड़ी की, जिस लाइन के साथ साथ हमने कर्व को ऊपर से लाना था
मूव करना था और वो सारा एरिया लेते जाएंगे। वो लाइन हमने परपेंडिकुलर खड़ी की हुई थी, तो ये राइट सिलेंडर्स हैं। नीचे देखें, नीचे एक स्ट्रेट लाइन है और उसके ऊपर जो दूसरी लाइन हमने खड़ी की है, यानी बेस हमने स्ट्रेट लाइन खड़ी कर दी है कर्व की बजाय। और जो ऊपर लाइन है वो 90 डिग्री पे नहीं है, वो जरा टिल्टेड है, टेढ़ी है, तो सिलेंडर भी जरा सा टेढ़ा ही बन के जाएगा। ठीक है, इसकी इक्वेशन ऊपर दी भी है, एक्स यू वी इज इक्वल टू ए बी प्लस वाई ऑफ यू या एफ ऑफ यू, जो भी कर लें आप। ये एग्जांपल्स आप अपनी बुक में भी देखिएगा।